नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, उनका रिकॉर्ड मुनाफा 2000 वित्त वर्ष 2025-26 में, और भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को जो लाभांश दिया है 2025-26 के लिए, वो भी एक नया रिकॉर्ड है। तो ऐसे समय जब देश में पश्चिम एशिया संकट के का कैसे मुकाबला किया जाए, उसके बारे में चर्चा चल रही है। उसके बारे में सरकार कदम उठा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो हमारे बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन जो काफी बेहतर रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे अश्वनी राणा जी से। अश्वनी राणा जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए। अश्वनी राणा जी वॉइस ऑफ बैंकिंग के संस्थापक हैं। लंबे समय तक बैंकिंग क्षेत्र में काम करने का उनका अनुभव रहा है, और उसके बारे में वो समय समय पर जनता को जो भी डेवलपमेंट बैंकिंग क्षेत्र में होते हैं, वॉइस ऑफ बैंकिंग के अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू वो लोगों को भी अवगत कराते रहते हैं। अश्वनी राणा जी, वर्ष 2025-26 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने रिकॉर्ड मुनाफा सरकार को दिया है, रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट कमाया है। रिकॉर्ड 1.98 लाख करोड़ रुपए का जो पब्लिक सेक्टर के तमाम बैंक हैं उनका मुनाफा रहा है, शुद्ध मुनाफा जिसको कहते हैं, वर्ष 2025-26 में। काफी मुश्किल दौर चल रहा है और हमारे बैंकों ने इतना अच्छा मुनाफा कमाया है, क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, आपने नेट प्रॉफिट बता दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम नहीं है, 3.21 लाख करोड़ का है। यानी इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और उसमें से बाकी टैक्स खर्चे निकाल कर जो है वो शुद्ध लाभ जो है 1.98 है। पिछले वर्ष भी 1.78 लाख करोड़ का प्रॉफिट था। अब क्या है कि बैंकों में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था एनपीए। अब एनपीए जैसे जैसे कम होता जा रहा है, बैंकों का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो एनपीए जितने ज्यादा मात्रा में खड़े होते थे, उतना ही उनको उसके लिए पैसा अलग से सुरक्षित रखना पड़ता था। तो वो जो पैसा था वो किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको उसको एक अलग खाते में उसको रखना पड़ता था। तो उसके कारण से जो आपका प्रॉफिट था वो कम होता था। अब वो एनपीए कम हो गए तो आपको प्रोविजनिंग जो है वो अलग से रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कम पड़ती है। और जो आपकी रिकवरी हो रही है, जो पुराने एनपीए उनकी जब रिकवरी होती है तो वो भी आपका सीधा प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। तो एक तरफ प्रोविजनिंग कम करनी पड़ती है, जहां पुरानी रिकवरी होती है वो आपके प्रॉफिट में जाता है। फिर बैंकों का जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा हो रहा। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि बैंकों ने बहुत कॉस्ट कटिंग की है। वो एक अगर देखा जाए तो ट्रेड यूनियन के हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि उन्होंने कॉस्ट कटिंग कहाँ की है, उन्होंने स्टाफ को कम करते चले जा रहे हैं, यानी स्टाफ कम होता जा रहा है। तो वो भी आपकी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कम हो रही है। आप जो आपकी ऐसी ब्रांचेज हैं जो कि वायबल नहीं है, उन ब्रांचेज को आप मर्ज कर रहे हो, वहां भी आपकी कॉस्ट कम हो रही है। वहीं जो बड़ी ब्रांचेज थी, क्योंकि आज छोटी ब्रांचेज का टाइम है, कस्टमर बहुत नहीं आता, वो सरेंडर करके नई ब्रांचेज ले रहे हैं। यानी बहुत सारे एफर्ट्स बैंक कर रहे हैं उसको करने के लिए। तो जो प्रॉफिट है वो निश्चित रूप से है। और बहुत सारा स्टाफ आप देखेंगे आउटसोर्स है। अब वो कहाँ एक परमानेंट एम्प्लॉय, कहाँ आउटसोर्स, तो वो भी आपकी कॉस्ट कम हो रही है। अल्टीमेटली बैंकों का प्रॉफिट बढ़ रहा है, एक अच्छी बात है, एनपीए कम होना। राणा जी, ये तो आपने बताया कि मतलब स्टाफ को भी काफी कम, जो है स्टाफ के ऊपर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है, कम किया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का मुझे लगता है कि आज बैंकिंग क्षेत्र में जैसे एटीएम है, आप उसमें से पैसा जब मर्जी जाके निकाल लीजिए, आपको बैंक में जाके लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। एटीएम के थ्रू ही पैसा जमा कर सकते हैं आप। ऑनलाइन बैंकिंग का भी, जो नए बच्चे हैं, नए लोग हैं, वो ऑनलाइन बैंकिंग भी कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी इसमें जो है काफी
मुझे लगता है बड़ा योगदान है। बैंकों बिल्कुल का बिल्कुल है। टोटल बिजनेस जो है करीब 13% बढ़ के 283 लाख करोड़ रुपए, और एनपीए जैसा कि आपने बताया हिस्टोरिक लो पे पहुंच गया है। नेट एनपीए 0.39% 2025-26 में। तो ऐसे समय जब मतलब आर्थिक रूप से काफी एक कठिन समय माना जा रहा है, बैंकों ने मुझे लगता है काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। ग्रॉस एडवांस जो सकल जो कर्ज दिया गया है 127 लाख करोड़ रुपए, 15.5% बढ़ गया है। मतलब कैसे ये सब चीजें बैंक कर रहे हैं, ये स्टाफ भी कम हो रहा है, और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि आउटसोर्सिंग ज्यादा हो रही है। देखिए एक क्या है कि बहुत सारी सरकार की जी योजनाएं हैं, उसको भी बैंक जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चाहे सोशल स्कीम्स हो, वो भी बैंकों के जिम्मे है। और सरकार समय समय पर कोई स्कीम्स लाती है, एमएसएमई है, बाकियों के लिए, वो भी बैंक कर रहे हैं। चाहे वो मुद्रा लोन हो या समृद्धि लोन हो, कोई भी हो, मतलब बैंक हर तरह का सहयोग जो है देश की आर्थिक प्रगति में कर रहा है। बस यही है कि बैंकों को भी एक सोचना चाहिए कि जो आउटसोर्सिंग है या वो, क्योंकि आउटसोर्सिंग फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा अच्छी नहीं है उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि उसके अंदर फाइनेंस इन्वॉल्व है। तो आप देखेंगे कई बार प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में कुछ ना कुछ इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं। वो इसी के कारण आती हैं कि आउटसोर्स एम्प्लॉई है, परमानेंट नहीं है। लेकिन जो सरकारी बैंक है, निश्चित रूप से उसके अंदर जो भी कर्मचारी हैं, उसमें वो एक ईमानदारी से काम करते हैं, उनको पता है लंबे समय तक काम करना है। तो एक उनका अच्छा योगदान है इन बैंकों की प्रगति में। एक सर, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 अभी मंत्रिमंडल, केंद्र मंत्रिमंडल की बैठक में इस स्कीम को मंजूरी दी गई। और ऐसे समय जब ये पश्चिम एशिया का संकट चल रहा है, और पश्चिम एशिया में तमाम जो भारतीय रहते हैं, वहां से सामान का आना जाना, एमएसएमई जो वहाँ एक्सपोर्ट करते होंगे, वहां से जो कई कंपनियां सामान का इंपोर्ट करती हैं, मतलब एक तरह के दुनिया के बड़े हिस्से में जो है इस संकट का प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तो सरकार ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 शुरू की है। ये क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या मतलब है इसका? देखिए ये इसका जो स्कीम अभी जो सरकार लाई है, वो सीधा सीधा एक उस सेक्टर को, जैसे कि आपने बताया कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है उसके कारण से हमारा एक्सपोर्ट बाधित है, इंपोर्ट के अंदर समस्या है। जो एमएसएमई है और स्मॉल इंडस्ट्री है, उनके अंदर उनको जो रिक्वायरमेंट है, यानी उनकी जो गति है वो रुके नहीं। उनको जो पैसे का फंड का फ्लो चाहिए, वर्किंग कैपिटल है, वो कम ना हो, उसको दे, कंटिन्यूस मतलब प्रोसेस में वो चलते रहें, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो बनी रहे। और उनके लिए, और दूसरा एयरलाइन सेक्टर, क्योंकि एयरलाइन सेक्टर भी बहुत बड़ा इफेक्टेड है इससे। तो एमएसएमई के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो और एयरलाइन, इन दो सेक्टर्स के लिए ये स्पेशल क्रेडिट गारंटी जो लाइन स्कीम जो है वो दी है। अब इसको जो है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कॉरपोरेशन कंपनी जो लिमिटेड है, उसके जी अंदर ये है कि यानी इसके अंदर सरकार की गारंटी है। यानी ओके। कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो सरकार की गारंटी है बैंकों को कि अगर ये पैसा डूबता है तो वो ट्रस्ट के द्वारा उनको दिया जाएगा। हालांकि इसके अंदर जो प्रीमियम है वो जो बारोवर है वो उसमें देता है, लेकिन फिर भी है बहुत बड़ा राहत है कि आप एमएसएमई के लिए 100 करोड़, और जो एयरलाइंस है उनके लिए 1000 से 1500 करोड़ तक का लोन उनके लिए इस स्कीम के अंदर अवेलेबल है। यानी वर्किंग कैपिटल, और 7 साल तक वो इसको जो है यूज करने के बाद बैंकों को वापस कर सकते हैं, 2 साल एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। यानी सरकार हर उस क्षेत्र में काम कर रही है कि भाई जो हमारी गति है जीडीपी की, ग्रोथ की, इंडिया की, वो कम ना हो इस मिडिल ईस्ट के। हालांकि उसका इफेक्ट आ रहा है, लेकिन वो जी इफेक्ट जी ना आए, तो हर सेक्टर को वो कुछ ना कुछ जो है दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग
लाइन जो है वो बाधित ना हो, और एयरलाइंस वो भी जो है उनके ऊपर भी जो प्रेशर है, क्योंकि फ्यूल महंगा है, तो उनको भी एक रिलीफ देने के लिए ये इस प्रकार से ये दो सेक्टर के ये लिए ये बिल्कुल सही स्कीम को। आपने, जी जी, ये बिल्कुल आपने सही बताया कि जो वर्किंग कैपिटल है, मान लो कहीं से आपकी पेमेंट नहीं आ रही है, पेमेंट में डिले हो रहा है, आपको आगे और प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए जो पैसे की जरूरत होती है वो पैसा बैंकों से मिल जाएगा, और उसके लिए गारंटी जो है वो सरकार दे देगी, भाई हम गारंटी देते हैं, इनको पैसा दे दो। और इसमें सरकार ने टारगेट रखा है टोटल एडिशनल क्रेडिट फ्लो, मतलब कुल जो अतिरिक्त ऋण का जो फ्लो होगा 2,55,000 करोड़ रुपए, जिसमें कि 5,000 करोड़ रुपए विशेष रूप से एयरलाइंस के लिए रखे गए हैं, और एमएसएमई के लिए 100% उसमें गारंटी कवर होगा, और नॉन एमएसएमई के लिए 90%, ऐसा जो सरकार ने अपने उसमें ये दिया है। तो ये एक बिल्कुल सरकार की एक पहल रही है कि देश में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो भी ट्रेडिंग हो रही है, कारोबार हो रहा, व्यापार हो रहा, सेवा क्षेत्र है, उसमें कहीं पे भी रुकावट ना आए, ये आपने हमें बताया है। और उसके लिए सरकार ने कहा कि उनका जो नेशनल क्रेडिट गारंटी फंड है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी जो है वो इसमें वो बिल्कुल। देगी। आरबीआई ने 2025-26 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर अभी समाप्त हुआ है मार्च में, सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड सरप्लस ट्रांसफर किया है। और इसको सरकार के लिए एक ऐसे समय, जबकि सरकार की सब्सिडी बढ़ रही है, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ रही है, पेट्रोलियम सब्सिडी बढ़ रही है, उधर खाद्यान्न पे भी जो है खर्चा ज्यादा हो रहा है, ऐसे समय सरकार को एक बड़ी राहत इससे बताई गई है, जो रिपोर्टों में आया है कि 2,86,000 करोड़ का रिकॉर्ड जो है सरप्लस ट्रांसफर किया है। ये आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर क्या कहानी है, ये क्या मतलब है इसका? देखिए क्या है कि अब लोगों को लगता होगा रिजर्व बैंक कोई ब्रांच तो चलाती नहीं, तो वो प्रॉफिट कहाँ से कमाती है। लेकिन रिजर्व जी बैंक भी बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाती है, क्योंकि इतना उन्होंने डिविडेंड दिया है, सरप्लस, मतलब उनके पास भी है, ये एडिशनल उन्होंने सरकार को दिया है। तो वो जो काम करते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको जो मैनेज करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको बेचते हैं, उससे उनकी इनकम होती है कि जब डॉलर या कोई करेंसी उसको वो खरीद लेती है, और जब वो महंगी होती है तो मार्केट में उसको बेचती है, तो उसके कारण वो कमाई करती है। फिर गोल्ड है, फिर बॉन्ड्स है दूसरे देशों के, जो जिसमें आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो इन्वेस्ट करता है, उन बॉन्ड से भी कमाई रिजर्व बैंक को होती है। फिर बैंकों को जो लोन आरबीआई देता है, वो जो रेट है, जो इंटरेस्ट लेता है, वो भी उसकी कमाई है। और भी बहुत तरह की फीस जो है वो रिजर्व बैंक जो है बाकी बैंकों से जो चार्ज करता है। तो ये सारी जो सोर्स है रिजर्व बैंक का कमाई का, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। और इस पैसे से निश्चित रूप से, जैसे आपने कहा कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ा कुशन है ऐसे समय में, कि जो सोशल स्कीम चल रही हैं, जो सब्सिडी की स्कीम चल रही हैं, वो एक उसका फ्लो बना रहेगा, यानी सरकार को भी कोई जो पैसा है रेवेन्यू के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी कि वो सारी स्कीम्स को चलाने में, और ऐसे आर्थिक संकट के दौर में सारी चीजों को व्यवस्थित चलाने के लिए एक बहुत बड़ा कुशन सरकार के पास रहेगा इस पैसे से। तो आपने बताया मतलब रिजर्व बैंक भी, उसको भी काफी अपना जो काम करता है वो, उसमें काफी उसको फायदा होता है। और मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक तो पूरी तरह से सरकार का ही एक तरह की निकाय है, कंपनी है, या जो भी है, 100% शेयर उसका होगा, तो पूरा डिविडेंड सरकार को वो देता होगा। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया कि एनुअल इनकम जो रिजर्व बैंक की बढ़ी है साल के दौरान, 26.42% तक बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले, इससे पिछले साल के मुकाबले। और पिछले साल भी रिजर्व बैंक ने 2024-25 में 2.69, 2,69,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड जो है सरकार को दिया था। तो राणा साहब, मतलब कुल मिलाकर बैंकिंग क्षेत्र को एक तरह से ये माना जाता है कि ये इकोनॉमी का एक संकेतक है। अगर बैंकों से कर्ज ज्यादा उठ रहा है, बैंकों से पैसा ज्यादा लोग मांग रहे हैं, तो इकोनॉमी में गतिविधियां बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब बैंकिंग सेक्टर को देखते हुए इस समय घरेलू इकोनॉमी जो है, एक्सटर्नल सेक्टर में तो थोड़ी समस्या है, डॉलर रुपया है,
कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट महंगा हो रहा है। लेकिन घरेलू स्तर पर जो है, जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को कर्ज देते हैं, एमएसएमई सेक्टर को कर्ज देते हैं, और जो लार्ज इकोनॉमी बड़ी कंपनियां उनको कर्ज देते हैं। क्या स्थिति है बैंकिंग क्षेत्र की इस समय? नहीं नहीं, बिल्कुल वो आपने जो एक अपनी एनालिसिस बताया कि क्या कितना हम्म। बैंकों का बिजनेस बढ़ गया है, कितना उनका डिपॉजिट बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है उसमें कि बैंकों की स्थिति अच्छी हो रही है। बैंक ज्यादा हम्म। लोगों को कर्ज दे रहे हैं, ज्यादा तो लोग बैंकों को ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं, क्योंकि जो पैसा जमा होता है डिपॉजिट, उसी के आधार पर बैंक आगे लोन देते हैं। मतलब जितना उनके पास पैसा है, डिपॉजिट है, उसका 80% तक वो लोन दे सकते हैं। जब वो थोड़ा सा उससे रेशो बढ़ती है तो फिर रिजर्व बैंक से बैंकों को कर्ज लेना पड़ता है, या बाजार से उसको मार्केट से कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि वो रेशो भी बैंकों को 80-20 का बना के रखना पड़ता है। तो ऐसे में जितनी रिक्वायरमेंट आपकी क्रेडिट की होती है, उतनी रिक्वायरमेंट बैंकों की डिपॉजिट की भी होती है। तो बैंकों के अंदर भी लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है कि भाई बैंक में एक सिक्योर डिपॉजिट है। तो एक इकोनॉमी के अंदर बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, और उसको वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं। ये एक संकेत है, क्योंकि आज जो एनपीए कम हुआ है, बैंकों का बिजनेस बढ़ा है, उनका प्रॉफिट बढ़ा है, तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये दिखाते हैं कि बैंकिंग एक अच्छे रास्ते की ओर चल रही है। कोई बैंकिंग क्षेत्र के लिए आपको क्या लगता है, कहाँ पर जो थोड़ी कमी लगती है आपको? बिजनेस बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, सब कुछ है, लेकिन पूरे समूचे बैंकिंग, क्योंकि बैंक का किसी भी देश की इकोनॉमी में बड़ा महत्वपूर्ण जो है उसकी भूमिका होती है। कोई आपको कोई लूज पॉइंट या कमी लगती है कि जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, लूज पॉइंट यही है कि बैंकों में जो फोर्स है, वर्क फोर्स है, हालांकि वो सारा कुछ डिजिटलाइजेशन बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वर्क फोर्स की बहुत जरूरी है उसको हैंडल करने की, और वो भी परमानेंट हो, आउटसोर्स ना हो। और उनके ऊपर बहुत सारे जो दबाव रहते हैं, टारगेट्स के, अननेसेसरी मिस सेलिंग के, वो ना हो। और जो बैंकिंग के थ्रू सरकार सोशल स्कीम इंप्लीमेंट करवा रही है, वो भी सिर्फ बैंकों पर ना होकर और बाकी एनजीओ के ऊपर भी शिफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि बैंकों को बैंकिंग अगर करने दी जाए तो उसका रिजल्ट और अच्छा हो सकता है, क्योंकि कम फोर्स है, काम ज्यादा है, तो वो जो उसकी जो क्वालिटी होती है वो कई बार जो है उतनी पैरामीटर्स पर नहीं हो पाती। तो इसलिए ये दो तीन चीजें को रिलेटेड है कि अच्छी स्टाफ स्ट्रेंथ हो, आउटसोर्सिंग ना हो, और उनका जो टारगेट्स है वो अननेसेसरी टारगेट्स ना हो, मिस सेलिंग ना हो, और बैंक जो है बैंकिंग करें। बाकी फालतू के कामों में बैंक जो है, उनको इनकम तो हो जाती है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने से, लेकिन जी जी। उतना ही अगर वो मेहनत उस पे करें, लोन देने पे या उसकी रिकवरी में, तो वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो राणा साहब, आपने बहुत सही बात ये कही है कि कम वर्क फोर्स के बावजूद भी बैंकों ने जो है 2025-26 में इतना बेहतर प्रदर्शन किया है। रिटेल सेक्टर में 18.1% का क्रेडिट ग्रोथ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में 15.5% का क्रेडिट ग्रोथ है, एमएसएमई सेक्टर में 18% का क्रेडिट ग्रोथ है, और ग्रोस एडवांस जो है वो 15.5% बढ़कर 127 लाख करोड़ रुपए तक ये रहा है। और एग्रीगेट डिपॉजिट जो है वो भी करीब 10.5% बढ़कर 156 लाख करोड़ रुपए तक ये पब्लिक सेक्टर के बैंकों का रहा है, जैसा कि ये रिपोर्ट में बताया गया है। तो इसके साथ ही हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने जो बताया कि क्रेडिट गारंटी क्या है, बैंकों का मुनाफा हो रहा है, उसमें बैंकों का एनपीए कितना कम हुआ है, तमाम चीजें आपने बताई है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम हमारे दर्शकों को जो है जानकारी देते रहेंगे। और इन शब्दों के साथ ही हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं।